हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तरवा क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर है फिजियोग्राफी इन इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग 5वां सेट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग 4 सेट डिस्कस कर चुके हैं। इन 4 सेटों में हम लोगों ने क्या किया था, तो 25-25 हर सेट में 25-25 MCQs हम लोगों ने डिस्कस किए थे। मतलब आपके कुल 100 MCQs हैं, ये डिस्कस हो चुके हैं। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। और यदि आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप ये पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देर के बाद शुरू करते हैं। और यदि आपको इसकी क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल तरवा क्लासेस को ज्वाइन करिए, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो देखिए, जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, यदि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए हैं तो आपको इसका आंसर नहीं, आपको आंसर इसका पता होगा। और यदि नहीं पता है तो इसका सही आंसर है अरावली। अरावली इसका सही आंसर है। अरावली कैसा है? ये भारत का सबसे जो पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसे ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहते हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहते हैं। और इसके अभी जो हम लोग बात करते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। राजस्थान में ये स्थित है। तो ये आपको क्लियर है। अब बात करते हैं यदि हिमालय की, तो देखिए हिमालय जो है ये सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है। मतलब भारत पूरे विश्व का यदि सबसे यंगेस्ट कोई माउंटेन है तो हिमालय माउंटेन है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ स्थित है? जो नेपाल में स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 या 49 या 50 आप तीनों कह सकते हैं। तीनों आपके सही आंसर होंगे। इसकी ऊंचाई है, ठीक है। अरावली की कब ओरिजिन हुआ था? इसका ओरिजिन हुआ था आर्किन ईरा में, इसका ओरिजिन हुआ था। सतपुड़ा, देखिए सतपुड़ा और विंध्या बहुत इंपॉर्टेंट है कि सतपुड़ा और विंध्या, इसके बीच जो पर्वत है इनके बीच नदी निकलती है नर्मदा। और ये क्या करती है? इन दोनों पर्वतों के बीच रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी रिफ्ट वैली का निर्माण करती है? विंध्या में, सतपुड़ा में, दोनों में? तो नर्मदा नदी निर्माण करती है। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी के लिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। नीलगिरी इसको हम लोग कहते हैं ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है दोधा बेटा। दोधा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और नीलगिरी क्या है? तो नीलगिरी वो स्थान है जहाँ पर हमारा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं, ठीक है। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं वह नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और इसका सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोधा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें हम लोग। अब महान हिमालय की ऊंचाई कितनी है? जो ग्रेट हिमालय है इसकी हाइट कितनी है? तो हाइट देखिए, ग्रेट हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो सही आंसर हमारा होगा 8,850। देखिए मैंने पहले बताया था कि जो हिमालय हमारा है वो यंग फोल्ड माउंटेन है और इसकी जो ऊंचाई है ये बढ़ रही है। तो 8,850 का सही आंसर होगा। इसके अलावा यदि 8,848 या 8,849 भी ऑप्शन आते हैं तो भी आपका ऑप्शन सही होगा। यदि अभी एग्जैक्ट बात करते हैं तो अभी जो डाटा बताया जाता है तो 8,848.86 ये इसकी ऊंचाई अभी है। चलिए आगे देखें। IST और GMT में क्या अंतर है? तो IST GMT में देखिए बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि GMT यानी क्या है? ग्रीनविच मेन टाइम, ठीक है। और IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। GMT वो होता है, देखिए GMT वो है जहाँ पे जो हमारा लेटीट्यूड है 0 डिग्री, 0 डिग्री भी निकलती है। मतलब जो कहाँ से निकलती है? ये ग्रीनविच लंदन से होकर निकलती है। और IST ये कहाँ है? तो ये भारत के जो मिर्ज़ापुर ज़िला है यहाँ से निकलती है, ठीक है। या फिर आप लोग ये भी कहते हैं कि जो इलाहाबाद का नैनी है यहाँ से भी निकलती है। तो IST ये कहाँ? ये 0 और ये 82.5, 82.5 जो है ये लेटीट्यूड पे IST है। तो देखिए जो 1 डिग्री होता है ये 4 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। और जो हाफ डिग्री है ये होता है 2 मिनट के बराबर। और भारत का कितना है? 82.5, 82.5। तो 82 का पहले निकाल लें तो 82 × 4, तो ये हुआ 328 और 0.5 ये कितना हुआ? तो ये हुआ 2, मतलब 330 मिनट जो है ये GMT है। IST GMT से आगे है। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए 330, तो इसका यदि हम लोग घंटा निकालेंगे तो निकलेगा 5 घंटे और 30 मिनट। तो सही आंसर हमारा होगा सी आपका ऑप्शन सही होगा। 5 घंटे 30 मिनट इसका सही आंसर होगा। और IST की बात करते हैं निकलती कहाँ, किस किस राज्यों से निकलती है? तो ये UP, इसके बाद MP,
एमपी से छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ से ये निकलती है IST। देखिए जी, एक क्वेश्चन और आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया का, ये दोनों रेखा कहाँ पे मिलती हैं? तो ये मिलती हैं छत्तीसगढ़ में, स्थान है कोरिया, कोरिया स्थान है, यहाँ पे मिलती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा और ये IST है, ये मिलती है कोरिया नामक स्थान पे। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए जाके देखते हैं किस गोलार्ध में झारखंड स्थित है। तो झारखंड स्थित है नॉर्थ में, नॉर्थ गोलार्ध में ये स्थित है। C इसका सही आंसर होगा। देखिए जी, ये है झारखंड। ठीक है, और ये हमारा बात करते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो जो झारखंड होता है ये नॉर्थ में आपको आता है। ठीक है, नॉर्थ में आता है। और लैटिट्यूड की बात करते हैं तो लैटिट्यूड में आएगा ये ईस्ट में। ठीक है, लैटिट्यूड में ईस्ट में आएगा। और जो चलिए आगे क्वेश्चन देखें। चट्टानों के विंध्यन तंत्र के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब जो विंध्यन तंत्र है ये जो उसकी चट्टानें किसके उत्पादन करती हैं। ठीक है, जो विंध्यन सिस्टम है, विंध्यन इसका रॉक जो है किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो प्रोडक्शन होता है, कौन सा प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है और कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन होता है। तो जो विंध्यन है ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है कीमती पत्थर और निर्माण सामग्री यानी बिल्डिंग मटेरियल, जो भी हम लोग घर वगैरह बनते हैं, इसमें जो निर्माण सामग्री उपयोग होती है, जैसे हमारा सीमेंट हो गया, तो ये विंध्यन जो पर्वत है यहाँ से ये मिलती हैं। तो सही आंसर हमारा होगा ए सही आंसर होगा। और विंध्या और सतपुड़ा से हमारी क्या निकलती है, नर्मदा नहीं निकलती है, जो रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। तो ये आपके लिए क्लियर है। और यदि मेनली बात करते हैं कि जो मेनली कीमती पत्थर और निर्माण सामग्री पाई जाती है, तो MP का जो पार्ट है हमारा, जो मध्य प्रदेश का पार्ट है, वहाँ पे इसकी जो है ज़्यादा जो सामग्री ये मिलती हैं। आगे देखिए जी, जो रॉक सिस्टम है भारत में ये किस प्रकार से है। तो जो आर्किन इरा में था, ये क्या था, तो ये धारवाड़ जो आपके सिस्टम है, और आर्किन, ग्रेनिस्ट और सिस्ट ये आपके पाए जाते थे, और ये सबसे ओल्डेस्ट जो है रॉक थी। इसके बाद पुराना रॉक सिस्टम, इसके में क्या था, तो इसमें आपका कुडप्पा और विंध्या सिस्टम था। इसी प्रकार से आपकी जो सारी दे रखी हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिमालय रेंज प्रजाति विविधता में बहुत समृद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से घटना के कारण होता है। तो जो हिमालय है इसमें विविधता बहुत है, किस कारण ये सबसे ज़्यादा होता है, तो इसको सही आंसर आपको बताना है। इसमें उच्च वर्षा होती है जो विलासितापूर्ण वनस्पति का विकास समर्थन करती है। इसके अलावा ये विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, और इस क्षेत्र में विदेशी और आक्रामक प्रजातियों का दंगा शुरू हो गया था। इसमें मानवीय हस्तक्षेप कम है। तो सही आंसर जो हमारा होगा ये B आपका सही आंसर होगा। ठीक है, यह विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी नदियाँ निकलती हैं और काफ़ी जो है प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इसलिए हम लोग उसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अब नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं ये पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों है। जो नर्मदा नदी है हमारी जो है ये प्रायद्वीपीय जो भारत की नदियाँ हैं इसमें पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहती है, यानी गिरती है ये अरब सागर में ये गिरती है। देखते हैं, यह लंबी रिफ्ट वैली पर कब्जा कर लेती है। देखिए जो रिफ्ट वैली है ये इसका निर्माण करती है, रिफ्ट वैली का निर्माण करती है, ये भी सही है आपका। आगे देखते हैं, ये बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है, बिंद और सतपुड़ा के बीच ये बहती है और ये रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। कथन तो सही है लेकिन ये कारण नहीं है। ठीक है, ये कोई कारण नहीं है। मध्य भारत से पश्चिम की ओर ढलान, तो ये भी आपका जो है सही है। तो नीचे दिए कोडों को आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जो आपका दूसरा और तीसरा है ये आपके गलत हो जाएंगे, और जो पहला आपका है ये सही हो जाएगा। नर्मदा नदी की यदि लोग बात करते हैं तो MP में ये MP से निकलती है और धुआंधार फॉल्स का निर्माण करती है जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर में ये धुआंधार फॉल का निर्माण करती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नर्मदा नदी है धुआंधार फॉल का निर्माण कहाँ करती है, यह कौन सी नदी है जो धुआंधार फॉल बनाती है, तो ये है जबलपुर में बनाती है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सही आंसर होगा हमारा ए इसका सही आंसर होगा। देखिए जी कुछ इस प्रकार से ये रिफ्ट वैली का निर्माण करती है, जो पत्थरों के बीच से ये नदी निकलती है
और बात करते हैं नर्मदा की, तो नर्मदा नदी ये हमारी मध्य प्रदेश से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए क्वेश्चन देखें, गुवाहाटी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जो गुवाहाटी है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ आ गए। और इसके अलावा ये गुवाहाटी है कहाँ? तो ये असम में है, ठीक है, असम में है। और असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण शहर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, उसका नाम है डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़ है, ये भी बसा हुआ है। और ब्रह्मपुत्र नदी पे सबसे बड़ा नदी द्वीप भी बना हुआ है जिसका नाम है मजुली द्वीप, और ये पूरे विश्व का नदी द्वारा निर्माण किया हुआ सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से? तो ये चेमदंग ग्लेशियर से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है, नामचा बरवा जो पर्वत है वहाँ से ये प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हुगली नदी की हम लोग बात करते हैं तो ये कोलकाता में है, ठीक है, और इसे द लंदन ऑफ ईस्ट कहा जाता है, द लंदन ऑफ ईस्ट कहा जाता है। इसे लगा जो कोलकाता को, ठीक है, हुगली नदी कहाँ निकलती है? ये हुगली नदी कोलकाता में, और कोलकाता को कहा जाता है द लंदन ऑफ ईस्ट, इसके अलावा सिटी ऑफ जो है कहा जाता है। और हुगली नदी पर क्या बना हुआ है? फरक्का बैरेज बना हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए फरक्का बैरेज। ये किस नदी बना हुआ है? तो ये हुगली नदी किनारे बसा हुआ है। और सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, गंगा की है सहायक नदी है। तो ये आपके लिए क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। ठीक है जी, ये है गुवाहाटी और ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें, अलकनंदा और पिंडर नदी, ये इसका संगम स्थान बताना है आपको, अलकनंदा और पिंडर नदी। तो अलकनंदा और पिंडर नदी कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं कर्णप्रयाग में, पंच प्रयाग में से एक प्रयाग है कर्णप्रयाग, यहाँ पे अलकनंदा और पिंडर नदी का जो है संगम होता है। और देवप्रयाग में क्या होता है? देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का निर्माण, भागीरथी का संगम होता है और क्या मिलते हैं? गंगा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। देवप्रयाग से गंगा का निर्माण होता है, गंगा यहाँ से निकलती हैं। देखिए जी, ये पंच प्रयाग है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना चाहिए। और देखिए बद्रीनाथ से क्या निकलती है? अलकनंदा निकलती है। और धौलीगंगा जहाँ पे मिलती है ये विष्णुप्रयाग कहलाता है। इसके बाद अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ पे मिलती है वो नंदप्रयाग कहलाता है। इसके बाद पिंडर गंगा और अलकनंदा जहाँ मिलती है उसे कहते हैं कर्णप्रयाग। और मंदाकिनी ये केदारनाथ से निकलती है। और मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। और भागीरथी और देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलते हैं इसे देवप्रयाग कहते हैं। और भागीरथी निकलती है गंगोत्री से, और इसके बाद ही देवप्रयाग से ही गंगा का निर्माण हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सही क्रम है आपको बताना है जिसमें इसके माध्यम से चंबल नदी का प्रवाह होता है? मतलब चंबल नदी का जो प्रवाह है किस राज्य से निकलती है आपको क्रमबद्ध बताना है। तो देखते हैं, देखिए जी, सबसे पहले तो हम लोग चंबल नदी की बात करते हैं। चंबल नदी निकलती कहाँ से? तो ये विंध्या पर्वत श्रेणी है, यहाँ से निकलती है, ठीक है, विंध्या पर्वत श्रेणी से निकलती है। विंध्या पर्वत श्रेणी में कहाँ पे? जनपवा एक क्षेत्र है, यहाँ से निकलती है, ठीक है, जो एमपी में आपका आता है। और चंबल नदी की लंबाई कितनी है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 965 किलोमीटर, 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए जी, और ये जो बानात इसके ऊपर कुछ जो है प्रमुख डैम बने हुए हैं, बैरेज बने हुए हैं, इसके बारे में बता दें। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? इसका नाम आता है, इंपॉर्टेंट नाम आता है, इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। देखिए जो डैम है, सबसे पहले कौन सा डैम आता है? एक इंपॉर्टेंट डैम है गांधी सागर डैम, ठीक है, गांधी सागर डैम। इसके बाद एक और है राणा प्रताप सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम। और एक है जौहर सागर, ठीक है, जौहर सागर। और एक है कोटा बैरेज। ये आपके लिए जो इम्पोर्टेंट काफ़ी है, ठीक है, कोटा बैरेज। अब चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि आपको प्रभाव बताना है कि कहाँ से निकलती है और कहाँ पे ये गिरती हैं। तो देखिए जी, सबसे पहले जो निकलती है, जो नर्मदा नदी है ये निकलती है, चंबल नदी ये निकलती है मध्य प्रदेश से, ठीक है, मध्य प्रदेश से ओरिजिन होता है। और इसके बाद ही आगे चलिए कहाँ जाती है? राजस्थान में ये प्रवेश करती है, ठीक है, राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान से ये फिर वापस मध्य प्रदेश और राजस्थान में होते हुए ये यमुना में मिलती है। और यमुना कहाँ पर मिलती है? यूपी में, यूपी में ये यमुना में मिल जाती है। तो इसके सबसे पहले एमपी, इसके बाद राजस्थान, और राजस्थान यूपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। चलिए ऑप्शन देखते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ए आपका सही आंसर है।
ठीक है, ए आपका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। केरल में पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ नहीं हैं, तो ये आपका गलत है। केरल में पूर्व की ओर नदियाँ बहती हैं। देखिए कौन सी नदी हैं, तो इसका सबसे पहले काबनी, ठीक है, काबनी, भावनी और पंबर, ये नदियाँ जो है ये केरल में पूर्व की ओर बहती हैं। अगला देखें, मध्य प्रदेश में कोई पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, तो पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है। देखिए नर्मदा हम लोग काफ़ी डिस्कस चुके हैं इसी बार में ही, नर्मदा, इसके अलावा ताप्ती, ठीक है, ये दोनों नदी मध्य प्रदेश से निकलती हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, और दोनों नदी निर्माण करती हैं एस्चुरी का ये लोग निर्माण करती हैं। तो सही देखिए, ना ही आपका एक सही है ना ही दो, तो सही आंसर होगा हमारा डी, नाइदर वन नॉर टू, ये सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखें हम लोग। भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसमें सबसे अधिक पानी की लवणता है, तो सबसे ज़्यादा पानी की लवणता किस झील में है आपको यह बताना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा झील वो है चिल्का झील में, ठीक है, चिल्का झील में सबसे ज़्यादा पानी की लवणता है, और जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील भी है, ठीक है। तो और कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है उड़ीसा में ये स्थित है। और इसकी खास बात है, चिल्का झील की खास बात ये है कि यहाँ पे साइबेरिया के जो पक्षी आते हैं ओलिव रेडी, ठीक है, ये यहाँ पे नेस्टिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये नेस्टिंग करते हैं। डल झील की हम लोग बात करते हैं, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये साफ पानी की झील है, ताजे पानी की झील है। बुलट झील, तो ये कहाँ स्थित है, ये भी स्थित है जम्मू कश्मीर में, और ये भी फ्रेश वाटर लेक है। सांबर लेक ये कहाँ है, ये राजस्थान में है, और ये कैसी है, ये सॉल्ट वाटर लेक है, खारे पानी की झील है ये, ठीक है, सॉल्ट वाटर लेक है, और हाईएस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, ठीक है। इनलैंड का मतलब ये होता है कि जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरी हो, ठीक है, इनलैंड वाटर लेक है, इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। देखिए जी, हम लोग चिल्का झील की बात करते हैं, तो ये आपकी चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गांधी सागर, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, पेंगोंग ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर ये ये मध्य प्रदेश में, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। गांधी सागर डैम ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सारी की सारी जो आपकी लेख है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अब निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो आपको पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का नाम आपको बताने हैं। महानदी, देखिए ये जो है ये पूर्व की ओर बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये आपका गलत होगा। कृष्णा नदी ये भी पूर्व की ओर बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो दूसरा भी गलत। नर्मदा, तो ये जी है ये पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, ये पश्चिम की ओर बहती है। कावेरी ये भी जो है पूर्व की ओर बहती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। नर्मदा नदी है ये जो है पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, ये पश्चिम की ओर बहती है और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 8,558 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, और सॉरी इसकी जो लंबाई है 1,000, ठीक है, 1,057 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नर्मदा नदी की 1,057 किलोमीटर लंबाई है और निकलती है अमरकंटक से, ठीक है, अमरकंटक से ये निकलती है, अमरकंटक से ये निकलती है। महानदी की लंबाई है, ये महानदी की हम लोग बात करते हैं, महानदी की लंबाई है 558 किलोमीटर, ठीक है, 558 किलोमीटर जो नदी की लंबाई है। और जो महानदी पे हीराकुंड डैम बना हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। हीराकुंड डैम ये कहाँ किस नदी पे बना हुआ है, महानदी किनारे पर बना हुआ है, उड़ीसा में महानदी पे बना हुआ है। और निकलती कहाँ से, तो धन्यकारण्य पठार है, यहाँ से महानदी निकलती है। बात करते हैं कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और निकलती है महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी ये कहाँ से, तो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर लंबाई है और निकलती है ब्रह्मगिरी से, ठीक है, ब्रह्मगिरी से ही निकलती है। और ब्रह्मगिरी है कहाँ, तो ये कर्नाटक में है। तो सही आंसर देखिए हम लोग, सही आंसर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा इसका, सी आपका सही आंसर होगा। नर्मदा नदी है ये पश्चिम की ओर बहती है। देखिए जी ये है नर्मदा नदी, ये पश्चिम की ओर बहती है। आगे देखते हैं, तिब्बत में तांग्सपो
के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? तो ये जानी जाती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है ये तांग्सपो नाम से आ जाती है तिब्बत में, और निकलती कहाँ से? तो चेमदंग ग्लेशियर से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है। नामचा जो पर्वत है यहाँ से भारत में प्रवेश करती है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है माजुली द्वीप बनाती है, जो इनलैंड जो है किसी नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 2900। ठीक है, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देखिए जी, तिब्बत में किसके नाम से जाना जाता है? तांग्सपो नदी के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है प्यूरीफायर। ठीक है, चाइना में इसका नाम से जाना जाता है यालंग जैंगपो जिंगजेंग। और असम वैली जो है या इसको दिहांग या सियोंग के नाम से जाना जाता है, साउथ ऑफ सिंध या ब्रह्मपुत्र। और इसके अलावा बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, पद्मा। जब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाते हैं तो इसको नाम पद्मा नाम से जाना, और मेघना नाम से जाना जाता है, जब जाना जाता है जब पद्मा और मेघना मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के तट पर कौन सा स्थित नहीं? फतेहपुर ये स्थित है, और ये फर्रुखाबाद जिला में आता है, यूपी के फर्रुखाबाद जिला में आता है। भागलपुर, इसकी बात करते हैं तो ये हमारा जो है ये भी स्थित है, गंगा नदी किनारे स्थित है, और ये बिहार राज्य में आता है, बिहार राज्य में है। कानपुर ये भी उत्तर प्रदेश में आता है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, और ये भी गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। उत्तरकाशी ये नहीं आता है, उत्तरकाशी गंगा किनारे ये बसा हुआ है भागीरथी के किनारे, ये भागीरथी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए क्लियर है। आगे देखते हैं, रेगुर मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के लिए विकास के लिए उपयुक्त है? तो रेगुर मिट्टी जो है ये किस फसल के लिए उपयुक्त है? और देखिए, जो रेगुर मिट्टी है हम लोग ब्लैक सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ब्लैक सॉइल के भी नाम से जानते हैं, और ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है किसके लिए? कॉटन के लिए, कॉटन के लिए उपयुक्त होती है। डी आपका ऑप्शन सही होगा। रेगुर मिट्टी की यदि हम लोग बात करते हैं, ये बनी किससे है? तो ये बनी है वॉल्केनो से बनी है। वॉल्केनो ओरिजिन जो लावा निकलता है वॉल्केनो से, ठीक है, उससे जो है रेगुर मिट्टी बनी हुई है। वॉल्केनो यानी क्या होता है? ये ज्वालामुखी जो लावा निकलता है उससे ये रेगुर मिट्टी बनी हुई है, और ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है डेक्कन प्लेटों में। ठीक है, आपका जो डेक्कन प्लेटो है, दक्कन का पठार है, यहाँ पे ये पाई जाती है, और इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? पाया जाता है जो इसमें आयरन, इसके अलावा चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैंगनीज, ये आपके काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और किसकी कमी रहती है? तो कमी रहती है इसमें सबसे ज़्यादा कमी रहती है नाइट्रोजन की, इसके अलावा फास्फोरस की, और ऑर्गेनिक मैटर इसकी ये कमी रहती है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? डी इसका सही आंसर, कॉटन। ठीक है, कॉटन जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। देखिए जी, जो हमारा रेगुर मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल ये, ठीक है, ब्लैक सॉइल ये, और ये कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा दक्कन के पठार में पाया जाता है। आगे देखते हैं, भारत में रेगुर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? देखिए, अभी हम लोग पीछे कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो ये दक्कन के पठार में पाई जाती है। दक्कन के पठार में सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है, और ये आपका जो है दक्कन का पठार है। ठीक है, चलिए जी आगे क्वेश्चन देखें। भारत में मिट्टी के कटाव की समस्या में निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई है? तो आपको जो भारत में जो कटाव होता है मिट्टी का, इसमें कौन कौन सी समस्या जुड़ी हुई है, तो आपको ये बताना है। टेरेस खेती, तो टेरेस कल्टीवेशन है। देखिए जी, ये जो मिट्टी का कटाव है इसको रोकती है, तो ये भी आपको गलत होगा। और उष्णकटिबंधीय जलवायु, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये भी गलत है आपका, क्योंकि ये भी है मिट्टी की इरोजन को कम करता है। बनों की कटाई, ठीक है, बनों की कटाई, बरगों नहीं होगा, यहाँ बनों की कटाई होगा, इससे जो है मिट्टी का इरोजन सबसे ज़्यादा होता है। तो ओनली 2 इसका सही आंसर होगा, 20 का सही आंसर होगा, ओनली 2। आगे के देखें क्वेश्चन। जब आप भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा करते हैं तो आप लाल मिट्टी को देखेंगे, इसका जो मुख्य जो रंग है ये किसके कारण होता है? तो लाल मिट्टी के जो आपको पिछले क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लाल मिट्टी का लाल रंग होता है, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। जो फेरिक ऑक्साइड है, जो क्या है? आयरन का एक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड, इसके कारण जो है मिट्टी का लाल रंग होता है। इसका सूत्र होता है Fe3O4, इसके कारण होता है। और रेड सॉइल में क्या होता है? यहाँ पे लो रेनफॉल देखने को आपको मिलती है, ठीक है, कम वर्षा आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, आपको ये बताना है।
मन्नारी खाड़ी ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी ये भी आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। सुंदरवन ये भी आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। और काजीरंगा ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ठीक है, ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ये आपका नेशनल पार्क है। और क्या है, टाइगर रिजर्व है, ठीक है। काजीरंगा जो है नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो सही आंसर होगा हमारा डी इसका सही आंसर होगा। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पारंपरिक मानव जीवन के लिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति की स्थापना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको बताना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, पारंपरिक जीवन के लिए जैव विविधता का संरक्षण। तो इसमें सही आंसर होगा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व ये इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना सही आंसर कौन सा जो है कथन सही हो गए। राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं कानून द्वारा परिभाषित की गई। जो नेशनल पार्क है हमारा, इस कुछ सीमाएं जो है ये कानून द्वारा स्थापित की जाती, तो ये आपको बिल्कुल सही है, ठीक है। जीवों की कुछ विशिष्ट प्रजातियों एक बायोस्फीयर रिजर्व की को वनस्पतियों और जीवों को कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए घोषित किया गया। देखिए जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ये कुछ प्रजातियों या कुछ विशिष्ट प्रजातियों जीवों के लिए नहीं होता है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है जो जीव भी पाए जाते हैं, तो ये आपको गलत होगा। इसके अलावा देखते हैं, एक वन्य जीव अभ्यारण्य में सीमित बायोटिक हस्तक्षेप की अनुमति है, तो ये भी सही है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है यहाँ पे जो है सीमित जो है अनुमति होती है, सीमित काम यहाँ पे मानव जो है हस्तक्षेप हो सकता है। तो पहला और तीसरा इसका सही होगा, 1 और 3, तो सही आंसर होगा हमारा सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखें, भारत में निम्नलिखित में से किस वन में सबसे बड़ा क्षेत्र है। आपको बताना है कि जो कौन से वन है भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिस्कस ऑफ फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, ठीक है। देखिए जी ये आपके जो दिए गए हैं, और सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ट्रॉपिकल मोस्ट जो हमारा है जो हमारा उष्णकटिबंधीय वन है ये पाए जाते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी की मात्रा होती है। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जो सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था स्थापित किया गया था भारत में, तो सबसे ज़्यादा स्थापित किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी इसका सही आंसर होगा। और ये भी कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड में स्थित है। और इसी क्योंकि जब ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक था, तब इसे जाना जाता है हेजल, ठीक है। इसके टुकड़ा हुआ था हेजल नेशनल पार्क, ये यूपी में स्थित है और ये पहले जिम कॉर्बेट का ही एक हिस्सा था। बांदीपुर की यदि लोग बात करते हैं, तो बांदीपुर जो नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। और बेलवाबाडार ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है गुजरात में। और पेरियार ये केरल में स्थित है, ठीक है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन आपको बताना है। राष्ट्रीय उद्यान भूमि और समुद्री तटों के संरक्षित क्षेत्रों में एक विशेष श्रेणी है जहां लोक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है, तो ये आपका गलत है। इसके अलावा देखिए अगला कुछ देखते हैं, अभ्यारण्य विशेष रूप से संरक्षण से संबंधित है, तो ये आपका सही आंसर है, 2 इसका सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में एक विशेष जंगली जानवर अभ्यस्त से जुड़े हुए हैं। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व होता है, यहाँ पे एक कोई विशिष्ट जानवर नहीं होता है, यहाँ पे काफ़ी जानवर होते हैं, काफ़ी प्रजातियाँ पाई जाती हैं और काफ़ी जो वन और प्रजातियाँ दोनों पाई जाती हैं। तो ये भी तीसरा आपका गलत होगा, ओनली 2 इसका सही आंसर होगा, ओनली 2 बी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए जी आज आपके लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो वीडियो के रिलेटेड नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब मिलते हैं 6वें सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।